तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जैसे कि पता है हम लोग को कि बिहार एसएससी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि कब एडमिट कार्ड जारी करेगी, कब एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या हुआ, हम सब तैयारी को हम लोग क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे कि जितना लेट करेगा उतना हम लोग और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और अच्छा प्रकार बना लेंगे जीके जीएस पर और मैथ रीजनिंग पे। तो तैयारी को हम लोग नहीं तैयारी करने नहीं छोड़ेंगे, तैयारी लगातार करते रहेंगे। जितना लेट से एग्जाम होगा उतना और हम लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर लेंगे। जो तैयारी जिसका अच्छी है तो अच्छी है ही, जिसका अच्छी तैयारी नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर वो लेट कर रही है तो आज का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब है, तो हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जीके जीएस ही आप लोग का जो है मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैथ रीजनिंग लगभग सभी कोई बना ही लेता है। जो आप लोग का मार्क्स बनता है, जो बेसिक क्या कहते हैं रिजल्ट बनता है, वो जीके जीएस के आधार पे ही बनता है। अगर आप लोग जीके जीएस 75 में 50 कर लीजिएगा तो आपको कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग आसानी से कट ऑफ पार कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसको हम लोग बोलते थे चालीसा दल का दमन किया था। तो यहाँ पर पूछा है तुर्कान ये चहलगानी का दमन मतलब क्या है, समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया ये दल चालीसा का? तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। तो जैसे कि आप लोग पता है कि तुर्कान या चहलगानी, आप लोग को बताया हिस्ट्री का रिवीजन जो कर रहे हैं हम अपने नोट से, वहां पर हम लोग इल्तुतमिश पढ़े थे। इल्तुतमिश में क्या किया था कि इसका जो स्थापना किया गया था दल चालीसा का, वो किसके द्वारा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका अंत जो है वो बलबन के द्वारा कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि तुर्कान ये चहलगानी, जिसको हम लोग चालीसा दल बोलते हैं, इसका दमन किसके द्वारा किया गया? तो दमन किया गया बलबन के द्वारा, और इसका जो स्थापना किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और आप लोग को बता दूं कि जो कुतुब मीनार था उसका जो अंतिम रूप से जो बनाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही उसका अंतिम तैयार किया गया था बिल्डिंग को। और शुरुआत में उसका किया गया जो बनाया गया था बिल्डिंग का 2 माल या 3 माल था, वो शुरुआत वाला वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, लेकिन अंत जो किया था वो इल्तुतमिश ने ही बनाना किया था। और बात करें कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार का, मतलब वो ढह गया था कुछ वर्षों बाद, तो उसको फिर से जो रिपेयरिंग कराया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पर आ जाता है अपना नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 2 नंबर, जहां पर है कि राक्षसी तंगड़ी, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, ये युद्ध जो है इस समय जो है विजयनगर का शासक कौन था? जो ये युद्ध हुआ था राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध के समय पूछा जा रहा है कि विजयनगर का शासक कौन था। तो आप लोग बता दूं कि राक्षसी तंगड़ी, जिसको हम लोग तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, और इसे हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसे बोलते हैं, बन्नी हट्टी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तालीकोटा के युद्ध को ही बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। और ये जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय ये जो युद्ध हुआ था राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ये 2 वंश के बीच हुआ। एक तो विजयनगर साम्राज्य हो गया और एक बहमनी साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। तो विजयनगर साम्राज्य के इधर से जो तुलु वंश का था वो सदाशिव राव था, जो शासक था सदाशिव राव, ये कर रहा था इसका नेतृत्व। लेकिन वास्तविक शक्ति जो था यहाँ पर वो शासक के पास नहीं था, राम राय के हाथ में था। तो राम राय हो गया इधर से विजयनगर साम्राज्य से उधर, और उधर जो था बहमनी साम्राज्य की बात करें, बहमनी साम्राज्य में टोटल 5 राज्य था। उनमें से 4 राज्यों ने भाग लिया था, एक राज्य में से बाहर था एक साम्राज्य। तो उनमें से 4 जो था, 4 सेना किसका किसका सेना था? तो इसमें था अहमदनगर का हो गया, गोलकुंडा हो गया, और बीदर एवं बीजापुर, ये चारों जो था ये बहमनी साम्राज्य का वंश था। इन चारों ने भाग लिया था बहमनी साम्राज्य के इधर से, और इधर से हो गया विजयनगर साम्राज्य के इधर से जो सदाशिव राव था वो था, और इसका जो मंत्री था वो राम राय था, वो इसमें इधर से भाग लिया था। और बात करें यहाँ पर कि इसका जो नेतृत्व कर रहा था बहमनी साम्राज्य की इधर से, वो कर रहे थे बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह। कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह। तो इन दोनों के बीच हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक अभी जस्ट बताया कि वो था सदाशिव राय। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव राय, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 3, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी थी? ये फांसी की सजा जो है
इस प्रकार का दिया गया था कि मतलब दिल को दहलाने वाली बात था। यहाँ पर क्या किया गया था, जो अपना पांचवें गुरु था गुरु गोविंद सिंह, सिखों के पांचवें गुरु था गुरु गोविंद सिंह, इसको जो है औरंगजेब ने, सॉरी औरंगजेब नहीं, जहांगीर द्वारा जो दिया गया था ये फांसी की सजा किस प्रकार दिया गया था। इसमें क्या किया था कि जो गरम तवा होता है, तवा जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, बड़ा जैसा तवा था, उसको गरम करके उस पर गुरु अर्जुन देव को बैठाया गया था और उसके ऊपर से उस पर गरम बालू दिन डाला जा रहा था। क्या गरम बालू, तो उसी गर्मी के कारण मतलब ताव के कारण क्या हुआ, अर्जुन देव झुलस गया और वहीं पर इसका मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर जो खुसरो के सहायता के कारण, जो खुसरो की सहायता किया गया था गुरु अर्जुन देव ने, इसी के कारण जो है राजद्रोह के आरोप लगाकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या करते हैं, फांसी की सजा दी थी। और फांसी की सजा किस प्रकार दिया था अभी जस्ट हम लोग जिक्र कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। बात करें गुरु तेग बहादुर सिंह, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह थे और इसे भी जो है सजा दिया गया था, मतलब इसका शीश काट दिया गया था दिल्ली में, शीशगंज के नाम से अभी वहां प्रसिद्ध है। ये इसका जो शीश काट दिया गया था वो किसके द्वारा किया था, ये औरंगजेब के द्वारा किया था। और इसे क्यों काटा गया था, क्योंकि इसे जो है बाधित कर रहा था वो अपना धर्म मानने के लिए। मतलब क्या कहते हैं, तेग बहादुर सिंह अपना धर्म था इसका सिख धर्म, लेकिन इसको जो है बाध्य करना चाहते थे अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज नहीं, क्या कहते हैं औरंगजेब, वो अपना धर्म इसको अपनाना चाह रहा था, मतलब अपनाने के लिए कर रहा था, लेकिन ये नहीं अपनाया। अंत में इसको क्या किया, इसका सिर जो वो धड़ से अलग कर दिया। तो तेग बहादुर सिंह को जो मतलब मृत्यु कर दिया, किसने मारा था, तेग बहादुर सिंह को दिया, इसको मारा था औरंगजेब ने। और बात करें यहाँ पर गुरु हर राय का, यह 7वें गुरु था और इसने जो है इसने आशीर्वाद दिया था किसको, इसने आशीर्वाद दिया था दारा सिकों का। और ये दारा सिकों कौन था, तो दारा सिकों जो है ये था औरंगजेब का भाई, तो औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिकों। और यहाँ पर जो यहाँ पर खुसरो की बात हो रही है, खुसरो जो ये किसका भाई था, ये था शाहजहां का बड़ा भाई खुसरो। और यहाँ पर ये जो दारा सिकों बोले, दारा सिकों ये था औरंगजेब का भाई। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। तो मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो था नानदेव। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा नानदेव, इसे याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो अगर आप लोग इसका पता है कि कब आया था वास्को ड गामा दूसरी बार, फिर बंदीबाज का निर्णायक युद्ध कब हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, बेदरा निर्णायक युद्ध कब हुआ था। यह अगर इसका कार्य पता है, मतलब कार्यकाल पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दूं वास्को ड गामा जो पहली बार आया था वो 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद फिर दोहरा के आया था, ये दोहरा के जो आया था वास्को ड गामा वो 1501 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1501 ईस्वी में दोहरा के आए थे वास्को ड गामा जी। तो यहाँ पर 1501 हो गया। फिर बंदीबाज के निर्णायक युद्ध की बात करें तो बंदीबाज का निर्णायक युद्ध जो हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था बंदीबाज का युद्ध। बात करें यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। और बेदरा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, वो बेदरा का निर्णायक युद्ध वह 1759 ईस्वी में हुआ था। 1759 ईस्वी में बेदरा का निर्णायक युद्ध हो गया। तो इसे अगर हम लोग क्रम के अनुसार सजाए तो सबसे पहले हो गया कौन सा, वास्को ड गामा का भारत यात्रा दूसरी बार, तो 1501 हो गया। तो 1 नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में एक है, दोनों में एक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, तो 3 हो जाएगा उसके बाद, तो दोनों में 3 है। फिर उसके बाद आ जाएगा 1759 ईस्वी में बेदरा का निर्णायक युद्ध, मतलब चौथा आ जाएगा पहले। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग को ये सवाल का आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किसके कार्यकाल में स्थापना किया था, ये किया था जहांगीर के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बानर सेना एवं मंजरी सेना, बानर सेना एवं मंजरी सेना जो है, बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर देगा। इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन काम में लाई जाती थी।
कौन सा लालटेन? तो जादुई लालटेन काम में लाई जाती थी। और इसके अलावा बच्चों की बानर सेना जो यहाँ पर दिया गया है, बानर सेना एवं लड़कियों की अलग मंजरी सेना का गठन जो है आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित यह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? यह किया गया था अमृत बाजार पत्रिका को। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन का, वो था शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष। तो इसी के नेतृत्व में जो है वो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी एवं बांग्ला दोनों भाषा में होता है। और बात करें यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। और ये कौन लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। और इसका अंत जो किया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर डाउट नहीं करना है, एक हो जाता है लॉर्ड लिटन एक याद रखिएगा, और एक होता है लॉर्ड रिपन। तो लिटन ने जो लागू किया था 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और रिपन ने इसको अंत किया था। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 9 की क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन जो है वो निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन में बी प्रश्न का राइट आंसर देगा भगत सिंह के द्वारा। और ये जो कहा गया था वो लाहौर के कोर्ट में कहा गया था। कहाँ कहा गया था? लाहौर के कोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 10 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा कहाँ पर प्रचलित नहीं थी? बंगाल में था, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा था, लेकिन पंजाब में जो वो नहीं था अस्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर कि जो ये था बंदोबस्त, ये राजस्व व्यवस्था था, भू राजस्व व्यवस्था था। 3 प्रकार का भू राजस्व व्यवस्था चलाया गया था उस टाइम। तो पहला था यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? वो चलाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आ जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी की बात करें यहाँ पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? ये लाया गया था कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा। और उसके बाद तीसरा जो व्यवस्था था वो महलवाड़ी व्यवस्था था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो वो लाया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये तीनों व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा। भू राजस्व की व्यवस्था था, एक हो गया अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा जो है वो है महलवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों का आप लोग संस्थापक भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है चंद्र प्रद्योग होता है। यहाँ पर थोड़ा नाम में मतलब दूसरे प्रकार लिखा गया है। तो चंद्र प्रद्योत कार्य किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंद्र प्रद्योत जो वो उड़ीसा इधर के राजा था। और यहाँ पर बात करें उड़ीसा, तो जो यहाँ पर चंद्र प्रद्योत जो है उड़ीसा, जो कि उस टाइम अवंती कहलाता था, अवंती का शासक ही था चंद्र प्रद्योत। और ये किसके समय का था? ये बिंबिसार के समय था। चंद्र प्रद्योत एक बार क्या हुआ था, बीमार पड़ गया था। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक को भेजा गया था इसका इलाज के लिए। राजवैद्य था जीवक किसका? ये बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, और इसी को भेजा था चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए। किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। बात करें यहाँ पर जीवक का, तो जीवक का जो है वो इलाज भगवान बुद्ध का भी इलाज इसी के द्वारा किया गया है, जीवक के द्वारा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तो जीवक के द्वारा जो इलाज किया गया था वो किसका किया गया था? एक तो चंद्र प्रद्योत हो गया, और एक महात्मा बुद्ध का याद रखिएगा, इसका भी इलाज किया गया था जीवक के द्वारा। और ये कौन था? ये जीवक जो था वो राजवैद्य था किसका? बिंबिसार का, जो कि हरियर वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 12, और प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड राजवंश है, दूसरे साइड सिक्कों के धातुएं हैं। तो कुषाण वंश में स्वर्ण एवं ताम्र का सिक्के थे, ये सही है। गुप्त वंश में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के, ये भी सही है। और कलचुरी वंश में जो है स्वर्ण, रजत एवं ताम्र, ये भी सही है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का, सातवाहन वंश में स्वर्ण नहीं है, तो ये गलत दिया गया। सातवाहन वंश में जो मुद्रा था वो था, कौन कौन सा मुद्रा था, सिक्का था सातवाहन वंश में जो था वो चांदी, तांबा और शीशे का सिक्का था। किसका था? याद रखेंगे आप लोग। सातवाहन वंश में चांदी हो गया, तांबा हो गया और शीशा, तो इस सब का सिक्का चलता था सातवाहन वंश में।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 13 और इसमें पूछ रहा है आप लोगों को कि वर्तमान में उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय यहाँ पर पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें पूछ रहा है कि कुल कितने न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुल न्यायाधीश की संख्या है वो 34 है, 34 न्यायाधीश की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34 न्यायाधीश में से आप लोग को जो है यहाँ पर 33 जो है वो न्यायाधीश होता है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखें आप लोग टोटल 34 न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो 14 नंबर प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो ये होती है द्वितीय वाचन में। तो किस वाचन में होता है? द्वितीय वाचन में होती है किसी विधेयक पर आम बहस। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पास 15 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का आई में किया गया है। आई से आप लोग याद रखना इनकम हो गया वित्त से संबंधित। तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्य के राज्यों में जो है वो आर्टिकल 243 का 1 में है। और बात करें यहाँ पर सेंट्रल वित्त आयोग का तो आर्टिकल 280 में। तो 280 में हो गया केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का जो है आर्टिकल 243 का आई में। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर करें कि 243 का डी का, तो इसमें जो आरक्षण से संबंधित ये आर्टिकल 243 जिसमें कि आप लोग को एसटी एससी एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो उससे संबंधित आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 243 का डी है। और बात करें यहाँ पर 243 का के का, तो इसमें जो है निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल है। तो जो पंचायती राज है तो उसके निर्वाचन से संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 243 का के है। और अनुच्छेद 243 का एच की बात करें तो इसमें टैक्स से संबंधित आर्टिकल है। तो टैक्स जिसको हम लोग कर बोलते हैं उससे संबंधित आर्टिकल जो अनुच्छेद 243 का एच है। तो इस प्रकार आप लोग को यहाँ पर चारों जो ऑप्शन था यहाँ पर डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो सम्मिलित नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये पद सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से, ये गलत है। बात करें पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार जो ब्रिटेन से लिया गया, बात भी सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आयरलैंड से लिया गया, ये बात गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो साउथ अफ्रीका से मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से जो लिया गया है वो लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जब 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो मनोनयन का प्रक्रिया जब आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन निर्वाचन का प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो यहाँ पर यह बात गलत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 17 के वरीयता के अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ को और किसको रखा गया है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये है। फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, राज्यों का राज्यपाल है और भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग क्रम के अनुसार बताऊं तो सबसे पहला स्थान पर आ जाता है राष्ट्रपति, तो पहला स्थान पर राष्ट्रपति हो जाएगा। फिर दूसरे स्थान पर आ जाता है उपराष्ट्रपति, तीसरा स्थान पर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, फिर चौथे स्थान पर आ जाता है राज्यपाल और 5वें स्थान पर आ जाता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर 5वें स्थान की बात करें तो 5वें स्थान पे जो 5वें का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गया और उसी 5वें में और भी होता है, एक होता है उप प्रधानमंत्री। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री ये दोनों आ जाएगा किसमें, 5वें स्थान पर। बात करें यहाँ पर छठे स्थान पर, छठे स्थान पर आ जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष आ जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष आ जाता है किसमें, छठे स्थान पर। यहाँ पर छठे स्थान पर पूछा जा रहा है एक लोकसभा अध्यक्ष है ये, और ये कौन है, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो वरीयता के क्रम में छठे स्थान पर होता है। पहले स्थान पर बता दिया आप लोग को कौन सा, राष्ट्रपति। और भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बताया आप लोग को, भूतपूर्व राष्ट्रपति का जो क्रम है कौन सा स्थान पे, 5वें स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है इसका जो है वो इसके क्या कहते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पर तो इसका जो रैंक है वो 7वें नंबर में आ जाते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री का 7वें स्थान पर आ जाता है। और राज्यों के राज्यपाल अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि वो चौथे स्थान में होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो छठे स्थान पर होता है। तो इस प्रकार इसको याद रखना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर 18 नंबर प्रश्न आ जाता है। इसमें पूछा जा रहा है संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की सही
अवरोही क्रम में चुने। सही अवरोही क्रम में बताना है तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में 31 सीट हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में हो जाता है 19 पद, 19 सीट जो है वो महाराष्ट्र में हो गया। तमिलनाडु में 18 सीट है, फिर बिहार में जो है 16 सीट है राज्यसभा के। तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो घटते क्रम में यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश में कितना हो गया राज्यसभा सीट, 31 हो गया। महाराष्ट्र में जस्ट बताया आप लोग को कि महाराष्ट्र में 19 सीट है, और तमिलनाडु में 18 सीट हो गया, और बिहार में 16 सीट है ही है। तो यह क्रम आप लोग को याद रखना हो, इसका नंबर भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा जाता है एक उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो हाई कोर्ट और न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है, ये देता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है बी आर अम्बेडकर को। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं है, बल्कि यहाँ पर अध्यक्ष रूप में प्रारूप समिति अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी। तो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी यही थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा जो बनता है यह बनता है मिसिसिपी नदी के किनारे। मिसिसिपी नदी के जो मुहाना होता है उसी पे बनता है ये पक्षी के पंजे का आकृति वाला डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर। और बात करें यहाँ पर नील नदी का, तो ये जो विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी है। ये नील नदी का दिन और किसे बोला जाता है, तो नील नदी का दिन आप लोग याद रखिए मिस्र को बोला जाता है। नील नदी का दिन या फिर नील नदी का वरदान जो मिस्र को बोला जाता है। और हंगहो नदी की बात करें, हंगहो चीन का नदी, और चीन का शोक नदी जो कहा जाता है वो हंगहो नदी को कहा जाता है। बात करें यहाँ पर बिहार के शोक का, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी का, और पश्चिम बंगाल के शोक नदी जो कहा जाता है वो पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 22। फिजी द्वीप जो वो कहाँ अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। याद रखें आप लोग प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा विश्व का महासागर है। और बात करें यहाँ पर फिजी का, तो फिजी जो है वो 1970 तक अंग्रेजों का उपनिवेश था, उसके बाद जो वो आजादी हो गया, मिल गया उसको। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है आ जाता है अपना 23 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जाए आप लोग को 23 नंबर प्रश्न में कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप लोग को पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया में किस लैंड के समीप है, तो क्वासीलैंड के समीप है। तो क्वींसलैंड ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर देगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और बात करें यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये जो है विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगा की दरबार है। ये मूंगा की दरबार है, विश्व की सबसे बड़ी है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, तो डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आ जाता है। उसमें पूछा जा रहा है आप लोग को 24 नंबर की निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से सबसे किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो हॉर्स अक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं जो कि अपना भूमध्य सागर होता है। भूमध्य अक्षांश जो है जिससे हम लोग बात करें भूमध्य अक्षांश का, तो भूमध्य अक्षांश से 30 डिग्री ऊपर या फिर 30 डिग्री नीचे आएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य अक्षांश के भूमध्य रेखा के जो 30 डिग्री ऊपर या 30 डिग्री नीचे जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हॉर्स अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर ये पढ़ सकता है राइट आंसर 30 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 25 नंबर की एल नीनो बनता है। तो एल नीनो कहाँ बनता है, तो एल नीनो जो वो प्रशांत महासागर में बनता है, और ये एक गर्म जलधारा है। तो एल नीनो कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है और एक प्रशांत महासागर में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अटलांटिक महासागर, तो एस आकार का जो महासागर होता है वो अटलांटिक महासागर ही होता है, एस आकार का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 की सातकोशिया बाघ रिजर्व जो वो किस राज्य में स्थित है। तो सातकोशिया बाघ रिजर्व याद रखिए आप लोग, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 27 नंबर में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो सबसे अधिक महादेश जो वो अफ्रीका महादेश में, और यहाँ पर कितना देश है, तो यहाँ पर है लगभग 54 देश है अफ्रीका महादेश में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो आ जाता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो परवाल भित्ति जो नहीं पाई जाती वो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। इसमें जो है क्या कहते हैं कि परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 29 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो ये सबसे ज्यादा जो घिरा है ये मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा वन में कहाँ किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के जो दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया था वो क्या गया था, जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। तो एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ तक आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन तक कवर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा कितना नंबर प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा 31 नंबर प्रश्न। और 31 नंबर प्रश्न में आप लोग पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है वो क्या है, तो इसका लक्ष्य जो है वो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, फिर जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो ये सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर जो है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 32 नंबर प्रश्न की, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल, भारत के नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी। तो कौन सी समिति गठन किया गया था बीपीएल के पहचान करने के लिए, बीपीएल के परिवारों की पहचान के लिए, तो इसे किया गया था हाशिम समिति। तो हाशिम समिति ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा हाशिम समिति। और इसकी रिपोर्ट जो वो दिसंबर 2012 में प्रस्तुत किया गया था हाशिम समिति का रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 33 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 33 में कि कपाट क्या है। तो कपाट का संबंध किससे, तो कपाट का संबंध आप लोग को बता दूं, ये संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। तो ग्रामीण कल्याण एवं कार्यक्रमों की सहायता के मूल्यांकन से संबंधित है कपाट। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर औद्योगिक वित्त सिडबी, यह बात सही है कि सिडबी एक औद्योगिक वित्त है। भारत निर्माण जो है वो सामाजिक सुरक्षा का उपाय, ये भी सही है। नबार्ड की बात करें तो नबार्ड जो है वो ग्रामीण शाख है, ये भी सही है। SJSRY ये ग्रामीण रोजगार से संबंधित नहीं है, ये जो संबंधित है ये शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था। इसका जो SRJY जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि SJSRY जो ये समिति दिया गया है, इसका जो उद्देश्य था वो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करना। कहाँ पर उद्देश्य था इसका, शहरी बेरोजगार जो होता है, शहरी में बेरोजगार जो होता है उसको रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, न कि ग्रामीण बेरोजगार। इसीलिए यहाँ पर ये गलत दिया गया, ग्रामीण बेरोजगार दिया यहाँ पर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 की रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था। तो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन संपन्न हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न 36 में प्रश्न के 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को खिताब जो दिया गया था वो दिया गया था राजकुमार राव को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा राजकुमार राव को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। उसके बाद यहाँ बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया था 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में, तो वो दिया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो था वो संजय लीला बंसाली था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री था आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट था वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 37 नंबर के 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा समोआ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है कि ये राइट आंसर हो जाएगा समोआ में जो है वो 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई। तो समर्थ योजना का जो शुरुआत किया गया है वो किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 39 में प्रश्न की त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया गया सौरभ गांगुली को। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 40 में प्रश्न, यहाँ पर वीडियो थोड़ा क्या है कि स्पीड बन रहा है, यदि आप लोग को स्पीड ज्यादा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम कम लगे इसीलिए यहाँ पर वीडियो को स्पीड बना रहा हूँ और आप लोग को कम समय में ज्यादा कंटेंट दे सकूं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 41 में प्रश्न, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये क्या है, मिस्र ने। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न 42 की बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो वो था 2.9%। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 और इसमें पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो भारत का स्थान है वो है छठा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी छठा स्थान है। बात करें यहाँ पर वैक्सीन निर्माण में जो भारत का स्थान था वो प्रथम था। दूध उत्पादन में भी भारत का स्थान प्रथम था। और बात करें यहाँ पर कच्चा इस्पात उत्पादन, तो कच्चा इस्पात उत्पादन में जो भारत का स्थान वो दूसरा है। कच्चा इस्पात का जो उत्पादन है उसमें दूसरा हो गया। फिर अंडा उत्पादन में तीसरा हो गया और रेलवे नेटवर्क में जो वो चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 44 में प्रश्न इसमें पूछा जाए आप लोगों को कि उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जो प्रक्षेपण जो किया गया है वो किया गया है प्रक्षेपित SSLV D2 के द्वारा। किसके द्वारा, SSLV D2 के द्वारा इसको जो है वो प्रक्षेपित किया गया है EOS-07 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 45 में प्रश्न की बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 36.01% है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 46 में प्रश्न की फोर्ब्स की अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है। तो इसमें जो मुकेश अंबानी का स्थान है वो 9वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 47 में प्रश्न और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि 47 में प्रश्न में कि कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। बात करें यहाँ पर समुद्र शक्ति का, तो समुद्र शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अजय वॉरियर जो होता है वो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और बात करें वरुण का, तो वरुण जो अभ्यास होता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है। तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो है वो लूनी नदी है। ये कच्छ के खाड़े में जो कच्छ में ही गिर जाती है, ना कि वहां पर अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में ना गिर के कच्छ के खाड़े में गिर जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है वो अंतर्वाही नदी बोला जाता है, लूनी नदी। और बात करें लूनी नदी का, तो ये लूनी नदी जो है ये जो है वो बात करें लूनी नदी का, तो लूनी नदी कहाँ बहती है। तो लूनी नदी जो उधर गोवा के इधर बहती है, गोवा नहीं गुजरात की बात करें, कच्छ खाड़ी जो है गुजरात में, गुजरात के इधर ही बहती है। वो क्या कहते हैं राजस्थान के इधर से बहते हुए और मध्य प्रदेश के उधर से बहते हुए आता है और गुजरात के कच्छ के खाड़े में गिर जाती है लूनी नदी। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बात करें पर माही नदी का, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और बात करें काली नदी, तो काली नदी जो है वो क्या कहते हैं, काली नहीं कांगो नदी, वो कांगो नदी वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और बात करें यहाँ पर लिम्पोपो नदी का, तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार की मकर रेखा को, कर्क रेखा को और भूमध्य रेखा को कौन नदी जो है बार बार 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे। तो अमृत क्रांति का संबंध जो नदी जोड़ो परियोजना से। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा अमृत जोड़ो, जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से। बात करें यहाँ पर बागवानी का, तो बागवानी जो स्वर्ण क्रांति संबंधित है। फल उत्पादन हो गया सुनहरी क्रांति और मसाला उत्पादन हो गया बादामी क्रांति। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन जो वो किया जाता है वो किया जाता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो अपना 51 नंबर प्रश्न है, इसमें 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबक बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। तो जो यहाँ पर होता है प्रभाव वो होता है क्या कहते हैं स्थान का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है ये नंबर, ये स्थान का परिवर्तन राइट आंसर होगा। कह रहा है कि चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। तो स्थान का परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। तो विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है। तो इंसुलेटर मतलब होता है क्या कुचालक। तो कुचालक क्या होता है, वो जो बिजली का संचालन नहीं करे उसे कुचालक बोलता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा बिजली का संचालन। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है वो
फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो 54 नंबर प्रश्न आ जाता है कि वक्रीय गति एक उदाहरण है। वक्रीय गति जिसे हम लोग एक भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंकना जो क्या है एक वक्रीय गति है। चरखा जो है वो वृत्तीय गति करता है। पेंडुलम हो गया आप लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक पेड़ से गिरने वाला सेब जो है वो सॉरी एक पेड़ से गिरने वाला सेब जो वो रेखीय गति वो सीधा गिरता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो भाला फेंकना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 55 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, रडार और वेंचुरीमीटर, इसमें सभी का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सभी। तो न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है। तो न्यूनतम मान जो होता है वो 0 केल्विन होता है। और बात करें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट की बात करते हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति का और समय आवृत्ति का संबंध क्या है। तो आवृत्ति जो होता है वो समय का इनवर्स होता है। v = 1/t होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा v × t = 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो v × t = 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो ये 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की 59 नंबर प्रश्न की ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। तो आप लोग को पता है कि शरीर के अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से जो शरीर के अंदर का दाब क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करें दाब की, तो दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है शरीर के अंदर दाब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग का दाब जो ऊपर जाते हैं, हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, तो हम लोग शरीर का जो वहां पर दाब क्या होता है कम हो जाता है। दाब कमी होने के कारण हम लोग हमारे नोकों से क्या होता है खून निकलने लगता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब अधिक है, लेकिन हम लोग बात करें ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो ऊंचे पहाड़ों में क्या होता है कि वहां पर दाब की कमी हो जाता है। तो दाब घटने के कारण ही हमारे नोकों से खून निकलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बाद यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न आ जाता है। तो 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नोड्यूलेटेड जड़ें किसमें होती है। तो नोड्यूलेटेड जड़ें जो है वो किसमें होती है, तो ये होती है मटर में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मटर। बात करें यहाँ पर 61 में प्रश्न का, जिसमें पूछा आप लोगों को कि तेल चट्टे के पास होता है। तो तेल चट्टे के पास जो होता है वो 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।